हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों आज हम जो है अंसाल पेपर में जो 824 वीएम पेपर सेट है उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें खंडका वाले का पहला क्वेश्चन है, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। मुख्य फोकस बिंदु की इकाई क्या होती है? कोई भी दूरी होती है, फोकस बिंदु की जो दूरी है उसको भी तो मीटर में ही मापा जाएगा। कोई भी दूरी हो उसका जो है SI मात्रक मीटर होता है, तो इसका जो है आंसर मीटर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही हो, विरल से सघन में जा रही हो, सघन विरल की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, दोनों माध्यम एक ही हो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ में ना आया तो बढ़िया से पढ़ लीजिए 2-3 बार। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे जो है हम सघन और विरल माध्यम तो बना ले रहे हैं। मान लीजिए नीचे सघन है, ऊपर विरल है, तो ये जो खड़ा वाला है उसको अभिलंब मान लेंगे। ठीक है, ये अभिलंब है। तो अब जो है ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण बना लेंगे। एक ये नीचे जो निकली वो अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण जो है वो उसका आपतन कोण बनेगा और अपवर्तित किरण जो है उसका अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है, अभिलंब से ही सब बनता है कोण। ठीक है, ध्यान में हमेशा रहे कि जो किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी को आपतन कोण और अपवर्तन कोण बोला जाता है। तो इसमें बोला है कि अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण मतलब ए वाला कोण जो है आर का मान आपतन कोण की तुलना में कम हो जाता है। मतलब यह है अभिलंब की तरफ झुक रही है, ए जो है इस तरफ ऐसे आ रही है, तो जो जब अभिलंब की तरफ झुकती है तो मतलब सघन में जा रही है। तो आ किधर से रही है? विरल से आ रही है, विरल से आ रही है और सघन में जा रही है। तो विरल से आ रही है, सघन में जा रही है, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अब आगे वाला देखते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला दिया है ग वाला। ठीक है, इसको साफ कर लिए। ग वाला जो है उसको देखते हैं। ग वाला जो है इसमें दिया है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का अनुपात का मान होगा। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। 1 नंबर में पूछा है, लेकिन अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि प्रतिरोध R को 3 बराबर टुकड़ों में जो है काटा जाता है। तो 3 बराबर टुकड़े में जब काटा जाएगा तो देखिए एक R/3 हो जाएगा, दूसरा भी R/3 हो जाएगा, तीसरा भी R/3 हो जाएगा। तभी ने तीनों को जोड़ेंगे तो R आएगा। ठीक है, 3 बराबर भागों में काट दिया जाएगा। ठीक है, तो बोला है इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा? 1/R डैश मान लेते हैं इसको, बराबर क्या हो जाएगा? ये उल्टा कर देंगे तो 3/R हो जाएगा, प्लस 3/R हो जाएगा, प्लस 3/R हो जाएगा, है ना। 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 3 3 6 3 9, 9 हर तो एक ही रहेगा जुड़ के, 9/R हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, अब जो है R डैश को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो R/9 हो जाएगा, है ना। R/9 आ गया हमारा, R डैश का मान R/9 आ गया। तो यहाँ पे बोला क्या है? बोला यहाँ पे कि R/R डैश का अनुपात का मान क्या होगा? R/R डैश, तो हमको जो है R/R डैश निकालना है। ठीक है, तो R डैश का मान तो R/9 है, तो यहाँ पे जो है R/R डैश कर देंगे। ठीक है, R डैश का मान R/9 है। ठीक है, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और R से R कट जाएगा। 9 इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 कौन सा आंसर है? तीसरा नंबर, यह आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है,
अब बोला है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम हमेशा जो है, चाहे जब अगर जो है ध्यान रखना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दोनों कहाँ पे लगता है ये बात हमेशा क्लियर करके रखना, तभी जो है कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जब बल दे दे, कहीं भी अगर क्वेश्चन में बल पूछ दे तो वहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। और कहीं पे प्रेरित धारा का मान जो है, कहीं पे प्रेरित धारा या फिर कुछ भी दे दे, वहाँ पे जहाँ पे प्रेरण का नाम ले ले, उसमें दिशा उषा पूछे तो वहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, यही आंसर तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जो है प्रेरित बल कर दे, चाहे प्रेरित धारा कर दे, चाहे जो भी कर दे, तो उसकी दिशा पूछे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे केवल जो है बल का नाम, बल की दिशा पूछ रहा है ऐसे सिंपल में, तब जो है बाएं हाथ का नियम रहेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी बताया। तो अभी देखो आगे वाला क्वेश्चन जो है दूसरा वाला, उसको देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि एक लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन पूछा है एक लेंस की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उसी को तो उसकी परिभाषा लिख देंगे, वही हो जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, है ना। और जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे देखेंगे है आगे वाला ख वाला, ठीक है। ख वाला क्या है, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है, ठीक है। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो हमको जो है हम आपको किरण आरेख बना के दिखा दे रहे हैं कि कैसे बनता है। आप देख लीजिए अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार होता है, ये मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यह अवतल दर्पण है, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है कि फोकस तथा ध्रुव, मान लो यह वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में जो है स्थित है ना। तो हम लोग जानते हैं फोकस जब समांतर में होता है तो फोकस से होकर जाती है, जब समांतर कोई किरण जाती है तो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है। तो एक मान लीजिए किरण आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर जाए, तो ये जो है आगे तो नहीं मिले, पीछे इसको बढ़ाएंगे मिलने के लिए, तो पीछे ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जो है यहाँ पे जाके कुछ इस तरह मिल जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो ये फोकस थी, फोकस और ध्रुव, इसको पी बोल देंगे ध्रुव को, ठीक है, इसके बीच में थी, तो यही हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से इसका जो है चित्र बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तब तक। तो आगे क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फोकस दूरी दे दिया, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, एफ इज इक्वल टू 20 सेमी, ठीक है। और जो है अच्छे से समझना होगा क्यों जो है प्लस होती है क्यों माइनस होती है, सब डिटेलिंग जो है पीछे हम वीडियो में देते रहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, उसके सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब u भी दिया है, u बराबर -40 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। प्रतिबिंब v का मान ज्ञात करना है।
तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे आगे। f का मान 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/-40। -40 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/40। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, एलसीएम आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 + 1 बराबर 3/40, है ना। अब इसको जो है आगे और बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, v को सीधा कर देंगे, ऊपर कर देंगे तो आ जाएगा यह 40/3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40/3 है ना, या 13.33 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है और कुछ छूटा नहीं है, थोड़ा सा देख लें इसमें। ठीक है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति तो वही है ना, v प्लस में है तो मतलब जो है प्लस में है, दर्पण क्या है, दर्पण उत्तल है तो प्लस में है तो आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं अगला वाला। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन दिया है कि तीन प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है। इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध पहला वाला 4.5 हो, दूसरा वाला 4 हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है। पहले देखो R1 दे दिया है 2 ओम, R2 दिया है 3 ओम, R3 दिया है 6 ओम। ठीक है, अब देखो एक बार हम जो है अपने से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बार जो है सबको समांतर में करेंगे तो नहीं आएगा। पहले देखो पहला दूसरा को समांतर में करते हैं और 6 को छोड़ देते हैं, उसको श्रेणी में करके जोड़ लेंगे। ठीक है, जब पहला दूसरा को समांतर में करेंगे 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा बराबर 1/r'। ठीक है, अब इसको करेंगे जब सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 6 3 + 2 5/6। यह जो है सही नहीं आ रहा है ना, सही नहीं आ रहा है। तो जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो है कटेगा और दशमलव में आएगा। ठीक है, दशमलव में आएगा। अगर 0.5 आता या फिर 1.5 आता तो कुछ जो है बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको ट्राई करेंगे। किसको ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग इन दोनों को। पहला दूसरा को समांतर में रखे थे ना, अब दूसरा तीसरा को समांतर में रखते हैं। 1/3 प्लस 1/6, इसको 1/r' भी कर देगी इधर, बराबर इधर जो है 6 हो जाएगा, या 2 + 1 3/6 बराबर 2। ठीक है, अब देखो अब जो है 1/r' बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया ना, 2 नहीं बराबर 2 आ गया। देखो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब r' बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 2 हो गया ना, r' बराबर 2 हो गया हमारा। और 3 और 6 को लिए थे यहाँ पे तो 2 बचा हुआ है। तो अब जो है हम r1 और r' को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये दूसरे वाले का आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, R1 +
आर डैश प्लस R1, ये परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए है ना। 2 + 2 = 4 ओम, है ना। पहले जो है दूसरे तीसरे को समांतर क्रम में रख के अब जो है बाकी जो एक बचा हुआ था और इसको जो परिणामी निकला है इसका आर डैश, उसको जोड़ दिया, आ गया हमारा 4, है ना। अब इसी तरह अब जो है, अब देखिए हम ये ट्राई कर लिए हैं, पहला दूसरा को समांतर क्रम में रख लिए, दूसरा तीसरा को समांतर क्रम में रख लिए। अब तीसरा और पहला को समांतर क्रम में रख के देखेंगे क्या आ रहा है हमारा जो है पहला वाला का आंसर। तीसरा और पहला, मतलब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा है R1 हमारा है 2 ओम और R3 हमारा है 6 ओम, ठीक है। इनको समांतर क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/6 बराबर हो जाएगा 6, 3 + 1 4/6 बराबर 2/3, है ना। 2/3 या R डैश बराबर हो जाएगा 3/2, उल्टा हो जाएगा ना, बराबर 1.5, ठीक है। हमारा 1.5 R डैश इसका आ गया। अब क्या बचा था इसमें, पहला और तीसरा को तो लिए थे, 2 और 6 को लिए थे, अभी 3 बचा हुआ था ना, तो हम इसको जो है 3 को जोड़ देंगे तो परिणामी प्रतिरोध हमारा क्या आ जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा, इसको श्रेणी क्रम में रख लेंगे, R डैश प्लस R2 क्या हो जाएगा, R डैश 1.5 प्लस R2 3 है बराबर 4.5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले का भी आंसर हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये हो गया ना। अब आगे देखेंगे, आगे वाला हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम पूछा है, तो ओम का नियम क्या होता है, सभी लोग जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, है ना, उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसमें होकर बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई चालक है, मान लीजिए कोई चालक है, मान लीजिए एक कोई चालक है, ठीक है। अब इस पे जो है इसके सिरों पे विभवांतर क्या है, इसके सिरों पे विभवांतर भी लगा हुआ है और उसमें I धारा बह रही है, ठीक है, और R रेजिस्टेंस यह है। अब देखिए कि क्या इसका परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है किसी चालक के भौतिक अवस्था में, इसके चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किए, जैसे ताप दाब, यही भौतिक अवस्था होती है ना, ताप दाब में कोई अगर परिवर्तन न किया जाए तो उस पे जो है उसमें बहने वाली धारा, उसके जो विभवांतर है, सिरों पे लगा हुआ विभवांतर, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें पूछा है परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन भी कीजिए। सत्यापन करना है तो क्या हो जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसका जो है सिरों पे लगा विभवांतर धारा आई तथा विभवांतर भी हो तो क्या हो जाएगा, भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, भी प्रोपोर्शनल आई, है ना। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर एक नियतांक लग जाएगा, है ना, यही हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब ये वाला तो हो गया, ऐसे ही लिख देंगे, थोड़ा सा जो है इसका परिभाषा लिख देना अपने से, है ना, जो अभी बताया मैंने कि जो है कोई चालक पे अगर उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर उसके उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, या फिर उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पे लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें जो है सवाल है उसको देखते हैं, सवाल सॉल्व करें हम लोग, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल यह, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 100 मीटर दूरी तक देख सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है जब आ जाता है ये नेत्र वाला, तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपकी परीक्षा अच्छी हो जाती है ना। जब बोला है कि अधिकतम 100 मीटर देख सकता है, इसका मतलब यह जो है क्या है,
इसका प्रतिबिंब 100 मीटर तक बन रहा है ना। तो इसका जो है v का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे v का मान हो जाएगा 100, ठीक है, 100 मीटर, 100 मीटर इसको कर देंगे। अब आगे क्या है, आगे बोला है इस दोष का निवारण करने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए। फोकस दूरी पूछा है तथा उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, है ना, उत्तल हो कि अवतल हो, है ना। तो अब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष से जब भी पीड़ित रहेगा, तो अभी मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ पीछे कि निकट दूर दो शब्द होता है ना, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। निकट 3 अक्षर वाला है तो इसके लिए अवतल 4 अक्षर वाला लगेगा, दूर है तो इसके लिए उत्तल 3 अक्षर वाला लगेगा ना। मतलब जो है जो कम छोटा है उसके लिए छोटा वाला लगेगा, मतलब जिसका कम अक्षर है वो लगेगा, जो बड़ा वाला अक्षर वाला है उसका बड़ा वाला अक्षर वाला निवारण के लिए लेंस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तो जो है कौन सा निवारण जो है प्रकृति तो हम बता दिए, ठीक है, प्रकृति तो पहले ही बता दिए। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोई व्यक्ति अगर 100 मीटर तक देख पा रहा है, उसको जो है हमको दिखाना कितना तक होता है, हमारी जो है देखने की क्षमता कितनी होती है, अनंत होती है ना। तो इसका मतलब जो है वो जो है वस्तु कितनी पे हमको जो है देखनी है, अनंत पे, ठीक है। तो हम फार्मूला आप लगाएंगे, लोग जानते हैं लेंस वाला फार्मूला इसमें लगता है नेत्र वाले में, 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहाँ इसमें जो है सब कुछ जो दिया रहता है सब माइनस में रहता है ना, नेत्र वाला है ना, सब माइनस में रहता है। तो हमको फोकस तो निकालना ही है, 1/f हो गया, 1/v, v क्या हो जाएगा -100 - 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को माइनस में करो या ना करो जो है वो 0 हो जाएगा ना। तो 1/f = क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/f = 1/-100, ठीक है। f = -100 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो जो निकालना था इसका आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो अब जो है आगे हमको क्या करना है, आगे हमको करना है मीटर में रहेगा। अब हम तो आपको प्रकृति बता ही चुके हैं। अब आगे वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। आगे वाला सवाल क्या है, तो आगे वाला सवाल हम देखते हैं क्या है। आगे वाला सवाल हाँ पूछा है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। प्रिज्म जो होता है उससे प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो एक प्रिज्म हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है प्रिज्म हो गया, इससे प्रकाश का अपवर्तन कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे जो है एक अभिलंब इस पे खींच लेते हैं, ठीक है, एक अभिलंब इस पे भी खींच लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है ऐसे मान लीजिए किरण गई है ना, ठीक है। फिर यहाँ से जो है जब सघन में जाती है तो यह अभिलंब की तरफ झुकती है, ठीक है। फिर जो है जब विरल में जाती है अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब क्या है, ये यही वाला अभिलंब है ना, तो इससे दूर भागेगी। तो मतलब ऐसे जो है कुछ प्रतिबिंब ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो है जो पूछा है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, तो ऐसे ही अपवर्तन होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण है ना, आपतित किरण है यह और यह निर्गत किरण है, ठीक है, निकलने वाली किरण निर्गत किरण है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है, और क्या पूछा है इसमें पूछा है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में कैसे होता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में कैसे होता है। तो एक और प्रिज्म हम आपको बना के दिखा देते हैं। श्वेत प्रकाश जो होता है ऐसे होता है, ऐसे मान लीजिए गया तो यहाँ से जो है वर्ण विक्षेपण ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो विवग्योर जो होता है वही हमारा होता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है साफ सुथरा से लिखना चाहिए हमको, जल्दीबाजी में
साफ से नहीं लिखते हैं, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये हो गया ना। अब आगे वाला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे वाला सवाल क्या है? आगे वाला सवाल है, निम्न विद्युत परिपथ में R1, R2, R3 30 ओम है, R4, R5 20 ओम है, R6 10 ओम है, ठीक है। परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध और धारा दोनों निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दे दिया है, देखो यहाँ पे सीधे सीधे देखना है, R1, R2, R3 यहाँ पे दिख रहा है, R1, R2, R3 इसमें है ना, R1, R2, R3, देखिए पहला वाला चित्र देखिए, यही है R1, R2, R3। तो यहाँ पे हम जो है R1, R2, R3 को जो है देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में है। R4, R5 भी एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो गलत बोल रहे हैं, श्रेणी क्रम नहीं, उसको समांतर क्रम बोलते हैं। थोड़ा सा जो है सोच रहे दिमाग में समांतर क्रम निकल रहा है मुझसे श्रेणी क्रम। ये समांतर क्रम में, ये दोनों भी समांतर क्रम में है, ठीक है। तो R1, R2, R3 को जो समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, देखो 1/30 अपने हिसाब से जो है बढ़ा के कर लेना, 1/30। जब तीनों को 1/30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/30 हो जाएगा, बराबर 1/10 हो गया। 1/10 को जो है समांतर क्रम में तो उलट देंगे तो आ जाएगा R डैश बराबर 10 ओम, ठीक है। यहाँ पे 10 ओम में आ गया। अब इसको R4 और R5 का मान कितना है, 20 है, तो 1/20 प्लस 1/20 क्या हो जाएगा, 2/20, 20 बराबर आ जाएगा 1/10। इसको भी जब पलटेंगे R डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, 10, है ना। ये दोनों 10 हो गए, ये पूरा तीनों का मान कितना आ गया, 10, ये दोनों का मान कितना आ गया, 10, R6 का मान 10 है। तो अब देखो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे कि नहीं, देखिए जब इसको एक तरह से मिलाएंगे जब, तो अब देखो ये जुड़ के तीनों जो है ऐसे हो गया, मान लीजिए जुड़ के ये जो है इतना हो गया, ये वाला जुड़ के इतना हो गया, ये वाला जुड़ के इतना, यहाँ पे जो है ये 10 बचा, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया है। तीनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो इनको जो है जोड़ लेंगे हम लोग। तो परिणामी प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 10 + 10 + 10 बराबर 30 ओम। ये परिणामी प्रतिरोध हमारा 30 ओम आ गया, है ना। अब देखो परिणामी प्रतिरोध आ गया। अब क्या पूछा है कि परिपथ में कुल 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। कुल प्रतिरोध तो 30 ओम हो गया तथा बैटरी में से विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है ना। तो हम लोग जो है फार्मूला जानते हैं, V = IR, V = IR होता है ना। तो V = IR हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग निकाले हैं। यहाँ पे जो है बैटरी का तो दे ही दिया है, 12 वोल्ट की बैटरी है, I निकालना है, R का 30 हमको पता है, क्या आ जाएगा, I बराबर 12/30, है ना। अब इसको काटेंगे जब तो कितना आ जाएगा, 4/10 या फिर 2/5 या फिर 0.4 भी इसको कर सकते हैं एम्पियर, है ना। 0.4 एम्पियर भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारा आंसर क्लियर हो गया है, 0.4 एम्पियर। अब देखिए, अब आगे वाला सवाल हम लोग देखते हैं। ये क्लियर हो गया ना, आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला सवाल क्या है, खंड ख आ गया है ना। खंड ख में क्या है, हमें दिया है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा दिया है, BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पे भी है, B Cl से जुड़ा था और Na SO4 से जुड़ा था। तो B यहाँ पे SO4 से जुड़ गया है, Na जो है जुड़ गया है Cl के साथ। तो मतलब दोनों जो है विस्थापित हो रहे हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है हमारा जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र सभी लोग जानते हैं, PbNO3 का ट्वाइस, ठीक है। अब एथेनोइक अम्ल, देखिए यहाँ पे जो है
बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। एथेनोइक अम्ल मतलब जो मेथ के बाद एथ होता है ना, तो 2 कार्बन जो होता है उसी को एथ पढ़ते हैं, और COOH मतलब लगा है तो ओइक लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन, है ना। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या है। आगे दिया है निम्न रिडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचायक चुनिए, है ना। ऑक्सीकरण तथा अपचायक चुनिए। अब देखिए ऑक्सीकरण, इसमें अगला वाला में पूछा है निम्न रिडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक तथा अपचायक चुनिए। ऑक्सीकारक तथा अपचायक चुनना है, तो दिया है हमारा क्या, दिया है 2H2S प्लस SO2 एरो 3S प्लस 2H2O, ठीक है। ये हमारा हो गया, है ना, ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे यस जो है, यहाँ पे एस जो है क्या कर रहा है, ऑक्सीजन त्याग रहा है ना। ऑक्सीजन त्याग रहा है मतलब अपचयन यहाँ हो रहा है, अपचयन यहाँ हो रहा है ना। और यहाँ पे देखिए एच जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है ना। सभी लोग जानते हैं ना ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण या रिडॉक्स अपक्रिया का जो है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया जिसमें होती है उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं ना। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है ना, क्लियर लिख दिया है। रिडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचायक चुनिए, ठीक है। तो अपचयन हो रहा है। अब देखिए इसमें बोला है यहाँ पे ऑक्सीकरण तथा अपचयन हो रहा है, तो हम चुन लिए, लेकिन पूछा है क्या कौन सा ऑक्सीकारक है कौन सा अपचायक है ना। जो अपचयन हो रहा है, देखो ऑक्सीकरण यहाँ पे हो रहा है, तो यह जो है ऑक्सीकारक मतलब जो क्रिया करवाता है वही ऑक्सीकारक होता है ना, और जो क्रिया नहीं करवाता है वह अपचायक होता है, ठीक है। तो जो जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक होता है, जो अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है ना, ठीक है। जहाँ अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। इसी तरह जो है अब इस वाले को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा जो है नीचे वाले को भी देख लेते हैं। तो यह जो है अपचयन ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक इसको बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण को अपचायक बोल सकते हैं ना, अपचायक ये वाला, ठीक है। अब इसी तरह जो है जो ये वाला था क्या था उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। I2H2S I2 प्लस H2S एरो S प्लस 2HI। यहाँ पे अब इसको जो है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा है, I2 जो है यहाँ पे I2 का मतलब यह यहाँ 0 है, ठीक है। I2 अकेला है तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका कितना है, यहाँ पे H का 1 होता है तो I का भी 1 होगा, है ना। तो यहाँ से जो है यहाँ पे -1 होगा ना, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे घट रहा है ना। यहाँ पे सीधे सीधे I घट रहा है, तो I घट रहा है तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है, मतलब यह ऑक्सीकारक है। यह कौन सा है, ऑक्सीकारक है। और यहाँ पे देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 4, है ना। 4 से 0 हो रहा है ना। यहाँ पे घट नहीं रहा है, यहाँ पे 4 से 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे H2S क्या होता है, H का जो है पॉजिटिव लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो -4 से 0 है, मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है -2 नहीं, -4 नहीं -2 होता है ना, -2 से 0 लेंगे तो -2 से 0 ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा ना। ऑक्सीकरण मतलब अपचायक हो जाएगा ना, अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक यही चुनना था ना, तो हमारा 2 नंबर का क्लियर हो गया है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला क्वेश्चन जो हमारा है वह है खाने का सोडा बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। आगे के जो है यही है। तो खाने का सोडा बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, तो इसको खामखा जो है वीडियो को लंबी नहीं बनाएंगे। अब जो है आगे देखते हैं। अब आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं, ये भी पिछली वीडियो में बताए हैं। तो आप जो है इसी प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो आप देख लीजिए, जो एकदम अभी जो 10 दिन पहले इसको डाले हैं, तो देख लीजिएगा पिछली वीडियो जो है, ठीक है। BL वाला जो है उसी में सब कुछ है। तो इसको भी जो है हम करवाएं, इन दोनों को करवाएं। आधुनिक आवर्त नियम करवाए हैं तो आवर्त सारणी से ऊपर से नीचे जाने पे जो है परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे जब जाएंगे वर्ग में तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है। तो इसको भी देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में हम सब कुछ करवा दिए हैं। इन सब क्वेश्चन को करवाए हैं। आगे देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला वाला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। इसका IUPAC नाम पूछा है। IUPAC नाम देखो कितना अच्छा होता है कि इसको जो है नामकरण जब किया जाता है तो ध्यान देना। यहाँ पे हमको सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह है। देखिए यहाँ पे जो है यह पूर्वलग्न है ना, यह अनुलग्न है, ठीक है। पूर्वलग्न का मतलब सबसे पहले जो लगता है उसको पूर्वलग्न बोलते हैं ना। तो देखो ये जो OH है वो दोनों तरफ से किधर से नज़दीक पड़ रहा है, 1 2 कार्बन है ना, 1 और 2 और इधर से देखो 2 तो एक ही साथ है, तो उसको भी जो है उसी में कंटिन्यू काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब इधर से भी 2 उधर से भी 2, दोनों तरफ से 2 है, तो जिधर पूर्वलग्न है उधर से काउंटिंग शुरू कर देंगे ना। तो पूर्वलग्न तो 1 2 इधर से दाहिने तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो मतलब 1 क्लोरो, क्लोरीन जो है 1 पे है तो 1 क्लोरो 2 पे है ना, 2 पे OH है तो 2 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 ब्यूटेनॉल, 2 मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूटे OH के लिए क्या लग जाएगा, ब्यूटेन होता है तो OH के लिए आल लगता है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा ना, 2 ब्यूटेनॉल है ना, 1 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे वाला जो है एक जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। इसमें जो है क्या दिया, COOH दिया है, मतलब OIC लग जाएगा यहाँ पे। COOH दिख रहा है ना, COOH तो OIC लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे किधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है, तो इधर जो है यहाँ से पहले नंबर पे ही दिख रहा है, इधर से चलेंगे, इधर से ही गिनती शुरू कर देंगे। कार्बन वाला है तो इधर से ही गिनती शुरू करेंगे, 1 2 ये 3 4 इसी में दिख रहा है ना, C2H5 में। तो इसको फैला के जो है करेंगे तो और आसान हो जाएगा, है ना, आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये जो है C डबल बॉन्ड O जो कर दिया है और यहाँ पे OH जो लगाया है, इसको देखकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं, ये आल लगा देते हैं, O को समझ ही नहीं पाते हैं, इथर उथर लगाने लगते हैं, उल्टा पुल्टा सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही होता है कि यह COOH है ना। तो इसको समझिए, तो इसको हम एक ही साथ कर लेंगे कि आपको जो है समझ में आ जाए एक बार में ना। COOH यह हो गया, ठीक है, 1 नंबर पे। फिर इसके बाद यहाँ पे है C, फिर ऊपर है CH3, फिर इधर है CH3, फिर इधर है C2H5 है तो C 2 C है, तो यहाँ पे हम जगह नहीं है तो इसको जो है यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको ऊपर कर लेते हैं, एक और C। 5 है, 5 का हाइड्रोजन है तो 5 1 2 3 H हो गया यहाँ पे, 1 4 1 5, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। देखिए यहाँ पे आप, ये क्लियर है हमारा, देखें यहाँ पे। तो अब देखो कौन सी लंबी चेन बन रही है, 1 2 3 4, ठीक है, यही लंबी चेन बन रही है। तो पहला पे तो OIC लग गया हमारा, तो उसको जो है इसी गिनती में कर लेंगे। तो 2 पे 2 मेथिल है ना, 1 2 मेथिल है, 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल इसका जो है हो जाएगा
दूसरे वाले का थोड़ा सा इसको करके इसके सामने लिखेंगे तो अब समझ में आएगा। देख ये दूसरे वाले का है ना, 2,2-डाई मेथिल, ठीक है, 2,2-डाई मेथिल 4 है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेनोइक एसिड है ना, मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड या 1 ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हैं इसको ना, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल है ना, ठीक है। यह हमारा हो गया। और खनिज तथा अयस्क में पिछली वीडियो में बताए हैं तो हम जो है बार बार इसको नहीं बताएंगे, ठीक है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे जो है ये थोड़ा सा जो है अच्छा था और जो है इसको तो कोई परिभाषा तो लिख के हम बता नहीं सकते, तो इसको जो है कम समय लेने के लिए हम डायरेक्ट जो है लिख के जो है आपके सामने रख दिए हैं, जो खोजने में किसी को दिक्कत ना हो। तो इसमें साबुन तथा अपमार्जक वाला है, तो पहला साबुन तथा अपमार्जक में साबुन का परिभाषा हम लोग लिखे हैं, क्या है, साधारणतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। इनमें पामिटिक C15H31 COOH, स्टीयरिक अम्ल C17H35 COOH प्रमुख है। पामिटिक से बने साबुन को सोडियम पामिटेट कहा जाता है, इसका C15H35 COONA कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है अपमार्जक का भी हो जाएगा। अपमार्जक का क्या है, सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। यह कठोर जल में साबुन की अपेक्षा अधिक घुलनशील होता है। देख लेना ध्यान से कि जो है ठंडी में जो है साबुन उतना गाज नहीं छोड़ता है ना, कठोर जल का मतलब जो है भारी जल। देखिए पानी में कठोरता ठंडी में आ जाती है ना, तो कठोर जल में जो है देखोगे साबुन गाज नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो जिसको सर्फ हम लोग सोडा कहते हैं, ठीक है, वो गाज छोड़ता है, तो अपमार्जक में वो आ जाता है ना, ठीक है। जैसे ये हो गया ईजी भी अपमार्जक है, ठीक है। तो अब देखिए संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब सभी लोग जानते हैं, संक्षारण मतलब क्षरण, जो ख़त्म होता है धीरे धीरे, है ना। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्लीय नमी के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं ना। जैसे मूर्छा उर्चा होता है ना, उसी को संक्षारण का जो मुख्य श्रेणी हो जाती है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के कार्यरत समूह में स्थापित करते हैं, उसे सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे एल्केन श्रेणी के सदस्य है ना, CH4 C2H6 C3H8 ऐसे ही होते हैं ना, तो यही सब होते हैं, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है जब वाला जो होता है, ये हमेशा से अच्छा क्वेश्चन रहा है। तो एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं। देखो एथेनॉल होता क्या है, एथेनॉल क्या होता है, मेथ एथ मतलब 2 कार्बन, आल लगा है मतलब OH लगा हुआ है, 2 कार्बन और OH लगा है, तो हम तो C2 सीधे लिख देंगे। ये क्या बोला है, एथेनॉल बोला है ना। तो अब यहाँ पे देखिए C2H, देखिए N के लिए H6 होता है ना, C2 के साथ H6 होता है, लेकिन OH लगा है तो एक H हट जाएगा तो H5 हो जाएगा, OH एथेनॉल हो गया ना। एथेनॉल को क्या करते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ये नहीं कि जो है उसी में जो है मेजड़ के गर्म करते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है ना, ये क्षारीय है, ठीक है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या निकलता है हमारा, एथेनोइक अम्ल निकलता है, CH3COOH है ना, एथेनोइक अम्ल निकलता है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल ही होता है CH3COOH ना, कि और कोई जो है जानते हो, एसिटिक अम्ल भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे वाला क्या बोला, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक में 160 से 170 डिग्री पर गर्म करते हैं। एथेनॉल, फिर एथेनॉल का नाम लिया है, C2H5OH है ना,
तो C2H5OH को सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में गर्म करते हैं ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है उसका आधिक्य लेते हैं, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है उसमें गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है बताइए, अब आप ही बताइए, थोड़ा सा जो है दिमाग लगाइए, क्या बनेगा है। चलिए जल्दी से बताइए सोच के दोस्त, क्या बनता है, एथीन है ना, C2H4 प्लस H2O। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे वाला दूसरा वाला जो ऑप्शन है, दो तो हो गए, तीसरा वाला क्या है, एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं ना। एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल अभी बताएं एसिटिक अम्ल क्या होता है, बताइए एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH है ना, CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल को COOH को कार्बोनेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनता है ना, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट एसीटेट बनाएगा ना, 2CH3COONA एसीटेट प्लस जल प्लस CO2 है ना। अब एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एथिल एसीटेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है ना। एथिल एसीटेट क्या होता है, तुरंत सोच लीजिए, तुरंत सोच लिया कीजिए, ठीक है। एथिल एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, CH3COOH एसीटेट हो गया, एथिल मेथ एथ दो कार्बन, एथिल दो कार्बन C2H6 होता है एन के लिए, एक कम कर देंगे तो एथिल बन जाएगा ना। एथिल एसीटेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, यानी AOH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाता है, एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल और सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट बनाता है। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है ना। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल क्या है, एथिल अल्कोहल है एथिल मेथ एथ, एथिल अभी पढ़े, C2H5 अल्कोहल का मतलब OH लग गया है ना, और 2Na से क्रिया कर दिया, क्या बनाएगा, ये बनाता है सोडियम एथॉक्साइड है ना, 2C2H5ONA। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा, ये सोडियम एथॉक्साइड है। ठीक है, इसको समझ में ना आए और लिख ले। ठीक है, अब छठा वाला क्या है, छठा वाला देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं, एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH को
अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं ना। तो यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन भी रहता है इसके साथ, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, यह अम्लीय है। जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा उसको पता होगा कि अम्लीय प्रकृति का होता है ना। यह क्या बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है ना, CH3COOH प्लस H2O, H2O, ठीक है। अब सातवां वाला जो बचा है उसको भी कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब। सातवां वाला क्या है, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ, एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे ना। एथिल अल्कोहल की C2H5OH की एसिटिक अम्ल CH3COOH की H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या निकलता है, एथिल एसीटेट एथिल एसीटेट है ना, CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट प्लस जल। यह हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद जो है हमारा अब सभी प्रश्न ख़त्म हुआ, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन का जो है हल मिलेगा। अगर आपको जो है ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।